नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये खास करके सीबीएसई क्लास 12th में जो लोग पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ रहे हैं और 2020-21 के सेशन के बैच के हैं, उनके लिए है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम है, उसके चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। आप सबको पता है कि इस बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदल दिया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस बार 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन किताब से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने एक तरह की कोशिश की है सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों की हार्ड वर्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए। आज हम इसमें रिव्यू करेंगे चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, which speech was delivered by Jawaharlal Nehru at midnight on 14th and the 15th अगस्त 1947। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, मतलब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है, हिंदुस्तान 15 अगस्त को मनाता है। एक सवाल है कि 14 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे जब 15 अगस्त 1947 लगा, तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में एक बहुत ही फेमस स्पीच को डिलीवर किया था। उस स्पीच का नाम क्या है? उस स्पीच का नाम है दोस्तों ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि उस स्पीच का नाम आप बताइए जिस स्पीच को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिलीवर किया था 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को, तो वो है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। एंड इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम की जो स्पीच है उसको किसने डिलीवर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस होंगे, लेकिन ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा लीक से हटकर मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, वो कब बनी थी, मतलब पहली मीटिंग उसकी कब हुई थी। याद रखिएगा कि हमारे देश की संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश नहीं चल सकता, खासकर भारत जैसा डाइवर्सिफाइड मुल्क। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको पावर डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपना संविधान तो बनाइए। तो उसके लिए एक संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है तो यहां पर मेंबर्स भी आएंगे, तभी ना मिलकर ये सारे के सारे संविधान बनाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है, उनमें जो मेंबर्स थे टोटल थे 389। टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे 389, जिनमें से 93 थे प्रिंसली स्टेट से एंड 296 से ब्रिटिश इंडिया से। फिर से मैं बता देता हूं कि The Constituent Assembly of India consists of total 389 members, out of which 93 from princely state and 296 from British India. Point number 2, इसके जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, मतलब 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, तो इंटरिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जाकर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया एंड हरिंद्र कुमार मुखर्जी, एससी मुखर्जी आपके वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए इस संविधान सभा के। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 दिसंबर 1946 को जब हमारे देश की संविधान सभा पहली बार मिली, जिसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, आउट ऑफ विच 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट एंड 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, Dr. Sachidanand Sinha was the interim president, and after 2 days, Dr. Rajendra Prasad, the first president of independent India, became the president of the Constituent Assembly, and Harindra Kumar Mukherjee, S.C. Mukherjee, became the vice president of the Constituent Assembly. अगला के दोस्तों, हमारे देश का जो तिरंगा है, हम जो जिस तिरंगे की रखवाली करने के लिए बॉर्डर पर सेना तैनात है और ये हमारी ऑफिशियल ड्यूटी बनती है कि उस तिरंगे का हम सम्मान करें, इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारे देश के नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था और इसी संविधान सभा ने नेशनल एंथम जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। ठीक है, एक बात और कि आप जब भी किसी किताब को खोलते हैं, उस किताब में सबसे पहले आपका प्रीफेस वगैरह लिखा रहता है। ठीक उसी तरह अगर आप भारत का संविधान खोलेंगे तो पहले पन्ने में भारत का प्रीएम्बल आएगा। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। बाद में जाकर इट बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान सभा के सामने। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप हर कोई जानते होंगे, हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर। उस दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कानून के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी। तो 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट कमेटी सेटअप की जाती है जिसके चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, ये संविधान सभा से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड मैंने कुछ आपको फैक्ट बता दिए। किस्मत अच्छी रही तो इनसे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे और आप उस पेपर को सॉल्व कर जाएंगे। तीसरा सवाल, विच आर्टिकल्स डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कितने से कितने आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोगों को जानने को मिलता है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी से रिलेटेड एक सवाल और गए कि विच आर्टिकल डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल से डील करता है भारत के संविधान में? आप लोगों ने ये क्लास 11 तो पढ़ा है, ये मेंशन गया आपके इस चैप्टर में, दैट्स वाई मैंने इससे रिलेटेड कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल 51A जो कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला सवाल के दोस्तों, मुस्लिम लीग कब बनी थी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 ही पार्टियां थीं और उन्हीं के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा था बंटवारे को लेकर। एक पार्टी चाहती थी बंटवारा ना हो, दूसरी पार्टी चाहती थी बंटवारा हो। तो जो पार्टी चाहती थी बंटवारा हो वो उसका नाम था मुस्लिम लीग, और इस मुस्लिम लीग को बनाया गया था दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में। और कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। एओ ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया था, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और आपकी किताब में है, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी?
टू नेशन थ्योरी क्या थी? तो दोस्तों, टू नेशन थ्योरी का मतलब था दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि हिंदुस्तान में दो तरह के लोग रहते हैं, ना कि सिंगल तरह के लोग रहते हैं धर्म के आधार पर। मेजॉरिटी में एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम। और जो सर सैयद अहमद थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का निर्माण किया था, उन्होंने ही सबसे पहले ये वर्ड टू नेशन इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दीजिए, मुसलमानों को मिल जाए पाकिस्तान और हिंदू डोमिनेटेड को मिल जाए हिंदुस्तान। तो ये सवाल पूछ सकता है कि टू नेशन थ्योरी क्या थी? वो तो मैंने आपको बता दिया कि दैट इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा होना चाहिए, एक हिंदुस्तान में जहां पर हिंदू डोमिनेट करे, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो, और दूसरा पाकिस्तान जहां मुस्लिम डोमिनेट करे और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो। और सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। अक्सर लोग कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वर्ड को आधार बनाया हिंदुस्तान के बंटवारे का। अगला सवाल यह है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था? ये नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है, वहां पे बिल्कुल उसी तरह वर्क करते थे जिस तरह पूरे के पूरे भारत में महात्मा गांधी वर्क करते थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, प्रेजेंट डे का बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और अफगानिस्तान का हिस्सा, इसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था अंग्रेज़ों के दौर में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, जिनको 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया था, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। अगला सवाल है दोस्तों, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिनका बंटवारा रिलीजन के आधार पर हुआ था। तो पहला बंगाल एंड दूसरा आपका पंजाब। बंगाल दो भागों में टूटा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। पंजाब दो भागों में टूटा, एक पंजाब हमारे पास गए और कहीं ज्यादा पंजाब पाकिस्तान के पास है, जिसको वो सिंध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटीज बिकेम द सेंटर ऑफ कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। जब भारत का बंटवारा हुआ तो किन शहरों में सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुए, मतलब सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए? तो तीन शहरों के नाम आपकी किताब में मेंशन गए, लाहौर, कलकत्ता और अमृतसर। क्यों? क्योंकि लाहौर और अमृतसर तो पंजाब का हिस्सा था, लाहौर सिंध का हिस्सा गए जो कि पाकिस्तान के पंजाब में आता है, अमृतसर भारत के पंजाब का हिस्सा गए, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल का हिस्सा गए। तो इन तीन शहरों में सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन। भारत का जब बंटवारा हुआ तो कितने राज्य रजवाड़े हुआ करते थे भारत के बंटवारे के दौरान? छोटे मोटे मिलाकर 565 राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया था? वैसे तो आपको दो नाम याद होने चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। त्रावणकोर, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, ये कुछ राज्य रजवाड़े हैं जिन्होंने भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया था। आप फोकस कीजिएगा दो स्टेट्स पर, एक हैदराबाद और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट वर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? दोस्तों असल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह का डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिसको हम लोग सहमति पत्र कहते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये था कि अगर कोई भी राज्य रजवाड़े इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लेते तो इसका मतलब है कि वो भारत का हिस्सा बन जाते। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह का सहमति पत्र था, एक तरह का एग्रीमेंट था। असल में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो अंग्रेजों ने एक कंडीशन राज्य रजवाड़ों के सामने रखी थी कि अगर आपको हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा बनिए, अगर आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, और अगर आपको इंडिपेंडेंट मुल्क रहना है तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो इसी एक्ट के इस पॉइंट के तहत बहुत सारे राज्य रजवाड़ों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से जुड़ने से मना कर दिया था। तब दारोमदार दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि वो एक यूनाइटेड इंडिया को बनाएं। उन्होंने ही
उसके बाद एक एक प्रिंसली स्टेट को मना मनाकर भारत का हिस्सा बनाया। जो माना उसको मनाया, जो हथियार से माना उसको हथियार से मनवाया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह का कह सकते हैं ना कि सहमति पत्र था, एक तरह का साइन डॉक्यूमेंट था, जिसको साइन करने के बाद कोई भी राज्य रजवाड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता था। अगला सवाल के दोस्तों, इन उस रजवाड़े का नाम बताइए, उस प्रिंसली स्टेट का नाम बताइए जहां पर प्लेबिसाइट किया गया था हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए। पहली बात तो अगला क्वेश्चन ही इसमें ऐड कर देता हूं कि प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है। अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन ऑन अ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमारे मुल्क में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब लोगों से वोटिंग कराई जाएगी कि कौन इस क्वेश्चन के पक्ष में है, कौन इस क्वेश्चन के विपक्ष में है, उससे प्लेबिसाइट कहते हैं। तो जूनागढ़ वो इलाका था, जूनागढ़ वो प्रिंसली स्टेट था जहां पर प्लेबिसाइट कर कर पूछा गया था लोगों से कि क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। बाद में यही मांग कश्मीर में भी उठी थी, लेकिन वहां पर सिचुएशन बदल गई थी तब तक। तो प्लेबिसाइट कर कर जूनागढ़ उस प्रिंसली स्टेट का नाम है जिसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया था। और प्लेबिसाइट क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या था जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था जो पीजेंट्स थे उनके विरोध को क्रश करने के लिए। रजाकार, रजाकार वॉज द नेम ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद पैरामिलिट्री फोर्स। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, हैदराबाद उस दौर में जितने भी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, 565 राज्य रजवाड़ों में सबसे अमीर और सबसे बड़ा रजवाड़ा हुआ करता था। अगला सवाल यही है कि नेम द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। और जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे रिचेस्ट पर्सन में से आते थे। टाइम्स की मैगजीन ने उनका नाम फोटो सहित एक बार अपने कवर पेज पर छापा था। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हैदराबाद के निज़ाम ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑफर को ठुकराया था कि दैट वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि निज़ाम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, और अगर निज़ाम पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लेते तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के सेंटर में है और फिर इंडिया को एक्सेस देना पड़ता हैदराबाद से पाकिस्तान के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हैदराबाद उखाड़ कर पाकिस्तान ले आकर शिफ्ट कर दोगे, नहीं। तब वहां पर मिलिट्री के दम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बनाया था। ऑपरेशन पोलो किया गया था हमारे देश की आर्मी के द्वारा, तब जाकर हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। यह सवाल पूछ सकता है कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो था आपका ऑपरेशन पोलो। एक सवाल इसमें बन सकता है कि कौन सा वो आपसे पूछ देगा कि उस प्रिंसली स्टेट का नाम बताइए जहां पर प्लेबिसाइट हुआ और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना, तो आप आंख बंद करके जूनागढ़ तक जाइएगा। और अगर पूछा जाएगा कि उस प्रिंसली स्टेट का नाम बताइए जहां पर मिलिट्री एक्शन कर कर उसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया, तो वो था आपका हैदराबाद। अगला सवाल के दोस्तों कि जो मणिपुर के महाराजा थे उनका नाम क्या था। मणिपुर के महाराजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। और एक सवाल गए कि हिंदुस्तान का वो पहला हिस्सा बताइए जहां पर कॉमन इलेक्शन हुए थे, मतलब आप कह सकते हैं जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंडक्ट किया गया था। ठीक है, 21 साल या उससे ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पहले हिंदुस्तान में 1989 तक 21 साल और उसके ऊपर के लोग ही वोट कर सकते थे। 1989 के बाद 18 साल की ये जो आपकी नियम है वो निकल कर आया। ठीक है, तो मणिपुर वो इलाका था, मणिपुर वो राज्य था जहां पर हिंदुस्तान में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कंडक्ट किया गया था। अगला सवाल के दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन से साल के सेशन में और कहां पर यह सेशन हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि दैट हिंदुस्तान को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए भाषा के आधार पर।
तो याद रखिएगा 1920 में नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था दैट द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगला है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जब तेलुगु बोलने वाले लोगों ने एक अलग स्टेट की मांग की थी, सेपरेट आंध्रा की मांग की थी, उस वक्त वहां पे कौन सा मूवमेंट चला था? उस मूवमेंट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which Congress leader and a veteran Gandhian went on an indefinite fast that led to his death after 56 days? मतलब कि उस कांग्रेस लीडर का नाम बताइए और गांधी जी के बहुत बड़े भक्त का नाम बताइए जिन्होंने आंध्रा को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए 56 दिन तक 56 डेज तक भूख हड़ताल किया और 56वें दिन जाकर उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आंध्रा में मूवमेंट वायलेंट हो गया। उसका नाम था आपका पोटी, उनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। नेम द फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था और कब हुआ था? ये सब कुछ आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था दिसंबर 1952 में। अगला सवाल के दोस्तों, किन्हीं दो राज्यों का नाम बताइए जो फिलहाल भारत के राज्य हैं, इंडिया के स्टेट्स हैं, मगर शुरू में वो यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। तो गोवा और हिमाचल प्रदेश, ये दो, पहले वैसे तो कई सारे राज्य हैं मगर मैंने दो आप लोगों को बता दिया, ये क्वेश्चन आपकी किताब के एक्सरसाइज में है। तो दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें आपका पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, बाद में जाकर राज्य का दर्जा मिल गया। अगला सवाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप की गई और कब उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया सरकार के सामने और उसकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया? तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी और उनकी रिपोर्ट को सबमिट और इंप्लीमेंट किया गया 3 साल के बाद 1956 में। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के पक्ष में नहीं थी कि इंडिया की जो इंटरनल बाउंड्री है वो भाषा के आधार पर डिसाइड किया जाए, क्योंकि सरकार को डर था कि ऑलरेडी हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है, कहीं हिंदुस्तान भाषा के आधार पर और टुकड़ों में ना बंट जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, आज भी हिंदुस्तान यूनाइटेड है और चाहे कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान का बंटवारा अब नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फर्दर डिवाइड द इंडिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब एक सवाल है, वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी उनके मेंबर्स का नाम क्या क्या था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए पेपर। तो फजल अली, के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू, ये 3 लोग थे जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर थे, जिसको 1953 में 1953 में सेटअप किया गया था। फिर से बता देता हूं, फजल अली, के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू। अगला सवाल के दोस्तों कि पहले जो पूरा का पूरा बॉम्बे रीजन था, जब जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, कब महाराष्ट्र और गुजरात अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बने? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए और इसी दिन दोनों के दोनों स्टेट अपना स्टेट हुड डे मनाते हैं, महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। अब अगला सवाल है, किस साल मेघालय असम से कटकर अलग हुआ? 1972 में मेघालय असम से कटकर अलग हुआ और इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस साल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने? 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने और ये सब असम से कट कर अलग हुए हैं। ऑल जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं इस वक्त, वो सब के सब पहले असम का हिस्सा हुआ करते थे। अलग अलग ट्राइब होने के कारण, अलग अलग कल्चर हेरिटेज होने के कारण इन्हें अलग अलग किया गया। नागाज रहते हैं नागालैंड में, मिजोज रहते हैं मिजोरम में, मैतेई ट्राइब रहती है मणिपुर में। तो सबके अपने अलग अलग कल्चर हैं, हेरिटेज हैं, इसीलिए इन्हें काट काट कर अलग किया गया है। आखिरी सवाल जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साल पंजाब
एक सेपरेट स्टेट बना। पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ये तीनों एक ही राज्य हुआ करता था। 1966 में पंजाब बिकेम द सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो सवाल मैंने आपको 30 और कुछ सवाल मैंने अपने आप से भी आप लोगों को बताए, यही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सारे के सारे सवाल पुटअप कर दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर।